हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम अध्याय 26 कर रहे थे। ठीक है, इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए और बाकी के चैप्टर भी आप देख लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास आ गए हैं। 4 तारीख को आपका इसका एग्जाम है। बाकी जो भी आपके एग्जाम चल रहे हैं उनकी भी आप अच्छे से तैयारी करिए। ये आपका सब्जेक्ट है हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान। ठीक है, ये इग्नू BA का है और इसका कोड है BHD 106 या फिर EHD 06। ठीक है, इस कोड में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सेम कोड है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे आपको इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा। आपके स्टडी मटेरियल पे हो सकता है BHD 106 लिखा हो या फिर EHD 06 लिखा हो। ठीक है, लेकिन ये कोड सेम है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आज इसके बचे हुए क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन काफी बड़ा था, इसलिए एक वीडियो में बना था। आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजभाषा नियम 1976 का मूल रूप बताते हुए इस नियम को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये राजभाषा नियम 1976 के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। राजभाषा नीति कार्यान्वयन के लिए अब तक जो उपाय किए गए हैं उनमें राजभाषा अधिनियम की धारा 8 के अधीन बनाए गए और जून 1976 में भारत ने राजपत्र में प्रकाशित किए गए राजभाषा नियम सबसे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इस पे आप ध्यान दीजिए। ये जो राजभाषा नियम है, जो कि राजभाषा नियम बनाए गए हैं, राजपत्र में प्रकाशित हुए हैं, वो नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी धारा आप याद रखिए, धारा 8 है। ठीक है, और जून 1976 में भारत के राजपत्र में ये प्रकाशित हुए थे। ठीक है, प्रकाशित किए गए हैं। ये जो महत्वपूर्ण हैं इनको आप ध्यान रखिए, ये नियम जो भी हैं। आगे देखते हैं क्या है नियम। संसद अधिनियम बनाती है। ठीक है, जो संसद है हमारी वो क्या करती है, वो अधिनियम बनाती है। ठीक है, और इसके आधार पर प्रकाशन नियम बनाता है और प्रशासन का काम क्या होता है, प्रशासन उनके नियम बनाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संसद क्या करती है, ये चीज आप याद रखेंगे। संसद क्या करती है, संसद तो अधिनियम बनाने का काम करती है। ठीक है, और जो संसद ने अधिनियम बनाए हैं उन्हीं के आधार पर जो प्रशासन है, गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, प्रशासन उनके नियम बनाता है फिर। ठीक है, राजभाषा अधिनियम 1963 के आधार पर 1967 में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने नियम घोषित किए थे। ठीक है, इस लाइन पे आप ध्यान दीजिए कि जो अधिनियम जो था, सबसे पहला हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, अधिनियम 1963। ठीक है, 1963 के आधार पर 1976 में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने नियम घोषित किए थे। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए थे। ठीक है, राजभाषा नियम क्यों बनाए गए, ताकि जो सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, जो सरकारी कामकाज हो रहा था उसमें हिंदी को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए ये कुछ नियम बनाए गए थे। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिससे हिंदी के प्रयोग में काफी सहायता मिली। ठीक है, इसके यूज से हिंदी के प्रयोग में, हिंदी को यूज करने में काफी सहायता मिली। राजभाषा नियम 1976 का मूल रूप, इसका मूल रूप क्या है। ठीक है, राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम 1976 राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 11011/1/73 का 1 में दिनांक, ये डेट आपको दी गई है यहाँ पे 28/6/76 की प्रतिलिपि है, जो उस समय जो भी लागू हुआ होगा नियम लिखा गया होगा। ठीक है, राजभाषा अधिनियम 1963 का 19वां, ठीक है, 1963 का 19वां की धारा 3 की उपधारा 4
के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाए थे। ठीक है, इनका यूज करते हुए जो केंद्र सरकार ने नियम बनाए थे उन नियम को नीचे दिए गए हैं, देख लेते हैं ये नियम क्या क्या केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। फर्स्ट दिया गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ठीक है, इसके काम में है इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम 1976। ठीक है, इसमें संक्षिप्त नामों के बारे में बात की गई है। इस नियम में संक्षिप्त नाम जो राजभाषा है, राजभाषा के नियम 1976 में। दूसरे खा में बताया गया है कि इसका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार तमिलनाडु पे नहीं हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हमने पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा था कि तमिलनाडु में कुछ विवाद हुआ था। ठीक है, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने में, तो ये बात तमिलनाडु पर लागू नहीं हुई है, बाकी पूरे देश पर लागू हुई है। गा पॉइंट में बताया गया है कि राजभाषा में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी। राजपत्र में जो भी प्रकाशन की तारीख है, जिस डेट पर ये जारी किया गया है वहां से लागू होगा। सेकंड पॉइंट है परिभाषाएं। ठीक है, हेडिंग आप ऐसे डालेंगे परिभाषाएं। इन नियमों में जब तक कि संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित ना हो, अधिनियम के राजभाषा अधिनियम से जो राजभाषा है, राजभाषा अधिनियम 1963 का 19 अभिप्रेत है। ठीक है, ये डेट आप याद रखना, बार बार आ रही है। खा पॉइंट में बताया गया है केंद्रीय सरकार के कार्यालय के अंतर्गत निम्नलिखित भी, अथवा जो केंद्र सरकार है उसके अंतर्गत और भी जो पॉइंट आते हैं वो नीचे दिए गए हैं आपको। पहला पॉइंट इसमें है कि केंद्र सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय, केंद्र सरकार का कोई मंत्रालय हो सकता है, उनका कोई विभाग हो सकता है या फिर उनका कोई कार्यालय हो सकता है। दूसरा है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय हो सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में बताया गया है केंद्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी नियम या कंपनी का कोई कार्यालय हो सकता है। ठीक है, ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं ये केंद्र सरकार के अधीन आएंगे। नेक्स्ट में बताया गया है कि हिंदी में प्रवीणता से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है। ठीक है, हिंदी में दक्षता होने की, हिंदी को सीखने के लिए, हिंदी का इस्तेमाल करने के लिए ये नियम 9 दिया गया है, 9 में बात की गई है। क्षेत्र खा से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं चंडीगढ़ संघ राज्य अभिप्रेत हैं। ठीक है, जो यहाँ पे क्षेत्र खा में दिया गया है कि गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, अंडमान और निकोबार द्वीप जो है और चंडीगढ़, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ये संघ राज्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये संघ राज्यों के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है हिंदी का कार्य साधक ज्ञान से नियम 10 में वर्णित कार्य साधक ज्ञान अभिप्रेत है। ठीक है, अब हिंदी के कार्य साधक ज्ञान की बात की गई है नियम 10 में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी राज्य आदि और केंद्र सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यों के साथ पत्र आदि। ठीक है, एक तो केंद्र सरकार के बीच और दूसरे जो कार्यालय हैं उनके बीच पत्र आदि का के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है फर्स्ट पॉइंट, केंद्रीय सरकार के कार्यालय के क्षेत्र का में किसी राज्य या संघ राज्य के क्षेत्र को या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय ना हो या व्यक्ति को पत्र आदि असाधारण दिशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे और यदि उनमें किसी को कोई पत्र आदि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनमें उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।
क्या मतलब हुआ कि कुछ राज्यों को छोड़कर जहाँ पे या तो हिंदी का इस्तेमाल नहीं होता है या फिर इंग्लिश यूज होती है, कुछ को छोड़कर, जो कि केंद्र सरकार ने बात की है, बाकी हर जगह हिंदी में कामकाज होगा। जो पत्र याद है वो हिंदी में भेजे जाएंगे, और अगर अंग्रेजी में कोई पत्र भेजा जाता है तो उसका हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। ठीक है, ये बात की गई है। खंड खा में बताया गया है कि केंद्र सरकार के कार्यालय से क्षेत्र खा में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय जो केंद्र सरकार का कार्यालय न हो या व्यक्ति को पत्र याद मामूली तौर पर हिंदी में होंगे, और यदि इनमें से किसी को कोई पत्र याद अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। ठीक है, आप सिंपल शब्दों में याद रखिए कि अगर हिंदी में कोई चीज़ अगर इंग्लिश यूज की भी जाती है, कोई पत्र याद अगर इंग्लिश में भेजे जाते हैं तो उनका अनुवाद हिंदी में करा के भी भेजना होगा। ठीक है, परंतु यदि कोई राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ये चाहता है कि व्यक्ति विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्र आदि या उसके किसी कार्यालय के साथ पत्रयात संबंध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिंदी में भेजे जाएं और उनके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रयात उसी रीति से भेजे जाएंगे। ठीक है, अगर कोई संघ या फिर स्टेट गवर्नमेंट या संघ की जो भी सरकारें हैं, अगर कोई ऐसा चाहता है कि उनकी जो भाषा है वो क्षेत्रीय हो, राज्य क्षेत्र की हो, या फिर इंग्लिश में भेजे जाएं या हिंदी में भेजे जाएं, तो वहाँ पे पूरी बात की गई है इसमें कि आपको अनुवाद जो है उपलब्ध कराना होगा। ठीक है, उनका आपको हिंदी में अनुवाद भी कराना होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि क्षेत्र खा के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रयात हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्षेत्र के आप किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी पत्र भेज सकते हैं। केंद्र सरकार के कार्यालय के क्षेत्र गांव में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय जो केंद्र सरकार का कार्यालय ना हो या व्यक्ति को पत्र याद अंग्रेजी में होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप इंग्लिश में पत्र कर सकते हैं, इंग्लिश में भी भेजे जा सकते हैं पत्र कि केंद्र सरकार का कोई भी कार्यालय जो क्षेत्र गा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वो चाहे राज्य का हो या संघ राज्य क्षेत्र का हो या ऐसे राज्य में किसी भी कार्यालय में जो कि केंद्र सरकार के कार्यालय ना हो, जहाँ पे केंद्र सरकार के कार्यालय ना हो, या व्यक्ति को पत्र याद अंग्रेजी में भी दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उप नियम 1 और 2 में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र गांव में केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र का या क्षेत्र खा में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को ऐसे राज्य में किसी कार्यालय जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय ना हो व्यक्ति को पत्र याद हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी में दोनों में ही भाषाओं में हो सकते हैं पत्र याद। नेक्स्ट हेडिंग में केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र याद। अब केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं उनमें पत्र याद किस तरह से भेजे जाएंगे, तो फर्स्ट पॉइंट बताते हैं कि केंद्र सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग या किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र याद हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। ठीक है, ऊपर से आप एक ही बात याद रखिए कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, तो वहाँ भी हिंदी अंग्रेजी दोनों का यूज हो सकता है और दोनों का यूज किया जा सकता है। उसके अतिरिक्त अगर इंग्लिश में पत्रात भेजे गए हैं तो उनका अनुवाद करने की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या क्षेत्र का में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय के बीच पत्र याद हिंदी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या हिंदी में
पत्राद भेजने की सुविधाएं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों का ध्यान रखते हुए समय पर अवधारित करें। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि इसमें ये कहा गया है, इस वाले पॉइंट में सिंपल समझिए कि इसमें ये कहा गया है कि सरकार को, केंद्र सरकार को या जो भी मंत्रालय है अपने विभागों में ऐसे व्यक्तियों को रखना चाहिए जो कि हिंदी में दक्ष हों, जो हिंदी में पत्र व्यवहार के लिए कर सकें, वो अच्छे से, जिन्हें हिंदी का अच्छा ज्ञान हो। ठीक है, कुल मिला के बात है ये कि हिंदी का जिन्हें अच्छा ज्ञान हो, उन्हें ऐसे व्यक्तियों को भी अपने कार्यालयों में, अपने विभागों में रखना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है क्षेत्र का में स्थित केंद्र सरकार के किसी कार्यालय के बीच जो खंड का या खंड खा में विनिर्दिष्ट कार्यालय से भिन्न है, वहां पे पत्र आदि हिंदी में होंगे। ठीक है, जो गवर्नमेंट से अलग है उनमें क्या होगा, उनमें जो पत्र आते हैं वो हिंदी में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि क्षेत्र का में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में क्षेत्र खा या क्षेत्र गा में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राद हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। वही बात है जो बार बार घुमा के आपको बताने की कोशिश की जा रही है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, बस अच्छे से थोड़ी सी बात आप समझ लेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, कि आप पूरे इसमें क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश की बात हो रही है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश और अनुवाद की बात हो रही है, बस इतनी सी बात आप ध्यान रखिए कि अगर जो भी गवर्नमेंट के काम होंगे वो हिंदी में होंगे, और अगर इंग्लिश में होते हैं, पत्र आदि अगर इंग्लिश में भेजे जाते हैं तो उनके अनुवाद की सुविधा सरकार उपलब्ध कराए और अपने कार्यालयों में हिंदी में दक्ष लोगों को अपॉइंट करे। ठीक है, और किसी अगर क्षेत्र की कोई दूसरी भाषा है तो वहां भी अनुवाद की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इसमें कि हिंदी में प्राप्त पत्र आदि के उत्तर, अगर हिंदी में कोई पत्र मिलते हैं तो उसके उत्तर कैसे दिए जाएं। ठीक है, तो नियम 3 और 4, जो नियम 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी हिंदी में पत्र आदि के उत्तर केंद्र सरकार के कार्यालय में हिंदी में दिए जाएंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये नियम 3 और 4 में बताया गया है, जो भी पत्र आदि हैं उनके उत्तर केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र सरकार के जो भी कार्यालय हैं वो हिंदी में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहता है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों के प्रयोग की बात यहाँ पे की गई है। अधिनियम की धारा 3, ठीक है, अधिनियम की धारा 3 में उपधारा 3 में वर्णित सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया है ये बात, धारा 3 की उपधारा 3 में कहा गया है कि जो भी दस्तावेज होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, निष्पादित किए जाते हैं और जारी किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए कि जो दस्तावेज हैं, जो गवर्नमेंट कामकाज के दस्तावेज हैं वो हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, और जो ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जिन्हें उन दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हैं अपने, ठीक है, उनका ये कर्तव्य हो जाता है, उनका उत्तरदायित्व हो जाता है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि जो दस्तावेज हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किए जाएं और हिंदी इंग्लिश दोनों में हो। ठीक है, ये उन्हें देखना होगा, और निष्पादित और जारी भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है इसमें आवेदन अभ्यावेदन याद। ठीक है, आवेदन और अभ्यावेदन में क्या दिया गया है आपको, कोई कर्मचारी आवेदन या अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। ठीक है, कोई भी कर्मचारी हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज कर सकता है, वो अपने आवेदन करने के लिए, कोई अपील करने के लिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज किया जा सकता है। जब उपनियम 1 में निर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी दस्तावेज ऐसा है, कोई भी अपील जो की गई है, ठीक है, आवेदन किया गया है, कोई अपील की गई है, वो अगर हिंदी में की गई है तो और हिंदी में उसके हस्ताक्षर भी उसमें हिंदी में है, तो उनके उत्तर भी हिंदी में ही प्राप्त होंगे, हिंदी में ही उत्तर भी दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों जिसके अंतर्गत अनुशासिक कार्यवाही भी है,
से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है यथास्थित हिंदी या अंग्रेजी में होने चाहिए। ठीक है, ऐसे भी कोई भी अगर दस्तावेज है कोई कर्मचारी से रिलेटेड, दो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में टिप्पणी का लिखा जाना। ठीक है, तो टिप्पणी का लिखा जाना जो केंद्र सरकारी कार्यालयों में, उसमें क्या बताया गया है कि कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कोई भी मसौदा या अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, और इससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे। ठीक है, और उन पर ये बात लागू नहीं होती है कि वो किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करके दें। ठीक है, केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, ठीक है, केंद्र सरकार का कोई भी ऐसा कर्मचारी जिसे हिंदी का अच्छा ज्ञान है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये कंडीशन है, कंडीशन ध्यान रखिए कि हिंदी में आप ट्रांसलेशन की बात कब कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही नहीं कहेंगे ट्रांसलेट करके दीजिए, आप ऐसे ही नहीं कर सकते। ये मांग आप कब कर सकते हैं अनुवाद की मांग, जब कोई दस्तावेज या तो फिर विधिक हो या फिर तकनीकी प्रकृति का हो, तब आप इस तरह की मांग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं है, या तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा। ठीक है, जब तक उस विभाग का कोई प्रधान या कोई जो जानकार है, जब तक वो उस बात को नहीं बता देगा कि इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तब तक वो नहीं होगा काम। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। उपनियम 1 में किसी बात के होते हुए भी केंद्र सरकार आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों में विनिर्देश कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त हो, टिप्पणी, प्रारूपण या ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए आदेश के विनिर्देश किए जाएंगे, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार के बहुत सारे कार्यालयों के अंदर हिंदी का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार के कामकाजों के लिए। चलिए, तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है कि तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी गवर्नमेंट के कार्यालय हैं वहाँ कार्य हिंदी में करने की बात की गई है। अगर इंग्लिश में किया जाता है तो उसके अनुवाद की व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट के कामकाज हैं या जो भी राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकारें हैं, वहाँ पे हिंदी में दक्ष लोगों को रखा जाने की बात की गई है, या ऐसे लोगों को रखा जाए जो कि हिंदी का अच्छा ज्ञान रखते हों। ठीक है, तो ये पूरी बात की गई है इस पूरे क्वेश्चन में। चलिए, नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, राजभाषा नियम 1976 की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, राजभाषा अधिनियम 1976 में जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, केंद्र सरकार के कार्यालय पूरे देश में फैले हुए हैं। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार के कार्यालय पूरे देश में फैले हुए हैं। इन कार्यालयों में भिन्न भिन्न भाषी कार्य करते हैं। ठीक है, अलग अलग भाषाओं को जानने वाले लोग कार्यरत हैं और उनके लिए हिंदी में दक्षता या प्रशिक्षण के अभाव में हिंदी में काम करना कठिन हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हिंदी में, वो दूसरी भाषाओं में दक्ष हैं, वो दूसरी भाषाओं को अच्छे से जानते हैं और उन्हें हिंदी में काम करने में कठिनाई हो सकती है। सरकार की नीति ये नहीं है कि भाषा के ज्ञान के कारण किसी व्यक्ति को दंडित किया जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए कि जो भी गवर्नमेंट है, सरकार की ऐसी कोई भी नीति नहीं है कि अगर आप किसी भाषा को नहीं जानते हैं तो आपको कोई दंड दिया जाए उसके आधार पर, बल्कि कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करते हुए व्यक्ति को भाषा के मामले में यथासंभव स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, सरकार कहती है कि आप सुचारू रूप से अपना कार्य करें अपनी सुविधा के अनुसार, और भाषा के मामले में उन्हें स्वतंत्रता देने की बात सरकार करती है।
जब तक व्यक्ति हिंदी भाषा में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त ना कर ले तब तक उसे यह सहायता मिलती रहेगी। ठीक है, सरकार के द्वारा ऐसी सहायता मिलती रहेगी जब तक उसे हिंदी का अच्छा ज्ञान नहीं हो जाता है कि वह अपने सुविधा अनुसार कार्य कर सके। 1960 के राष्ट्रपति के आदेश में यह भी उल्लेखित है कि जो व्यक्ति 45 वर्ष से ऊपर का है उसे भाषा सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, सरकार का गवर्नमेंट का कहना है, राष्ट्रपति का जो आदेश है, जो राष्ट्रपति ने अपना 1960 में आदेश दिया था, उसमें उन्होंने कहा है साफ साफ कि जो भी व्यक्ति 45 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं उन्हें ऐसी भाषा सीखने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, 45 वर्ष से कम उम्र के जो भी लोग हैं वो भाषा सीखें और 45 से जो ज्यादा उम्र के हैं वो जैसे भी करते आ रहे हैं अभी तक काम, वो वैसे ही काम अपना कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि पूर्ववत काम करने की अनुमति दी जाएगी। देखिए वही बात कही जा रही है, 45 वर्ष से ऊपर के लोगों की छूट की स्थिति 1960 में घोषित की गई थी। ठीक है, ये बात 1960 में कही गई थी, लेकिन लोग अब तक यह मानकर चल रहे हैं कि 45 वर्ष से ऊपर के होने पर उन्हें हिंदी में प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये जो बात की गई थी ये 1960 की बात थी। ठीक है, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारा देश ब्रिटिश के शासन में था, ब्रिटिश के अधीन था, गुलाम था हमारा देश। तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने काम काज की भाषा इंग्लिश बना रखी थी। ठीक है, तो एकदम से हिंदी को लाना संभव नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम जैसे भी लोग कार्य करते रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये बात तो लागू कब हुई थी, 1960 में हुई थी, लेकिन ये बात लोग अभी तक मान के चल रहे हैं कि उन्हें 45 वर्ष से ऊपर होने के पश्चात भी हिंदी के प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, ये बात उस टाइम की थी। ठीक है, यह बात तो उन्हीं लोगों के संदर्भ में थी जो 1960 में 45 वर्ष की से ऊपर के थे। ये बात कब के लिए थी, ये बात सिर्फ 1960 के लिए थी। ठीक है, कि उस समय जब जो भी लोग 45 वर्ष से ऊपर के लोग थे उन्हें हिंदी के प्रशिक्षण के अलग से कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब ये बात लागू नहीं होती है। लेकिन उसके बाद की पीढ़ियों में प्रशिक्षण की व्यवस्था उस समय की व्यवस्था के अनुरूप शुरू हो जाती तो सभी लोग अब तक प्रशिक्षित हो गए होते। ठीक है, कह रहे हैं कि जो अधिनियम उस टाइम लागू हुआ था, जो भी राष्ट्रपति ने बोला था, उसके बाद से अगर सभी लोग हिंदी पर ध्यान देते तो अभी तक सभी लोग प्रशिक्षित हो चुके होते। प्रशिक्षण की आवश्यकता और व्यवस्था ये भारत सरकार का दायित्व है। ठीक है, प्रशिक्षण की आवश्यकता व्यवस्था जो भी करनी है ये भारत सरकार ने का ही दायित्व है कि वो किस तरह से लोगों को प्रशिक्षित करें, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, जिससे व्यक्ति हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर सके और यथासंभव हिंदी में काम करें। हर व्यक्ति के लिए हिंदी भाषा में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करना होगा। ठीक है, ये कहना है कि सभी व्यक्ति जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, उन सभी को हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। इसकी व्यवस्था सरकार अपनी योजनाओं के अंतर्गत करती है। ठीक है, इसकी व्यवस्था कौन करता है, इसकी व्यवस्था सरकार करती है अपनी योजनाओं के अंतर्गत। ठीक है, कार्य साधक ज्ञान का तात्पर्य नियम 10 से स्पष्ट हुआ है। ठीक है, कार्य साधक ज्ञान का मतलब है जो नियम 10 बनाया गया है, इससे स्पष्ट है कि उल्लेखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना या सिर्फ यह सूचित करना कि व्यक्ति भाषा जानता है पर्याप्त है। ठीक है, सिर्फ या तो आप किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करें या फिर आप सूचना दें कि आप हिंदी का ज्ञान जानते हैं, तो इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन जिन लोगों के मामले में इस प्रकार का कार्य साधक ज्ञान नहीं है उनके लिए केंद्र सरकार हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत परीक्षा चलाएगी। ठीक है, जिन लोगों में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान नहीं है उनके लिए क्या करेगी, उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो प्रशिक्षण का कार्य करेगी, उन्हें प्रशिक्षण करने के लिए योजनाएं सरकार चलाएगी। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने को कार्य साधक ज्ञान माना जाएगा और जब भी लोग इस परीक्षा को पास कर लेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि उन्हें हिंदी का ज्ञान हो गया है। ठीक है, नियम 9 प्रवीणता
की परिभाषा देता है। 9 नियम क्या कहता है? अभी 10 नियम तो कह रहा था कि आपको नियम 10 ने क्या बताया है कि या तो आप सूचित करें कि आप हिंदी को जानते हैं, हिंदी में आप पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं, या फिर आप कोई परीक्षा उत्तीर्ण करें जो भी गवर्नमेंट के द्वारा नियम बनाए गए हैं, ठीक है, तो आपको ये माना जाएगा कि आपको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है। और ये तो बात थी नियम 10 की, ठीक है। अब नियम 9 क्या कहता है? कहता है नियम 9 कि प्रवीण की परिभाषा देता है, ठीक है। नियम 9 आपकी हिंदी में जो प्रवीणता है उसकी परिभाषा को देते हुए कहता है कि हिंदी भाषा में प्रवीणता का तात्पर्य नियमित अध्ययन के उपरांत परीक्षा पास करना है, ठीक है। नियम 9 कहता है कि आप नियमित तौर से पढ़ाई करें और उसके बाद में आप एक परीक्षा पास करें, और साथ ही प्रवीणता की घोषणा करना भी पर्याप्त है। इन दोनों शब्दों का तात्पर्य नियम 10 के खंड 2, 3 और 4 में बताया गया है, ठीक है। किसी भी विभाग या कार्यालय के किसी सदस्य हिंदी भाषा में पर्याप्त ज्ञान रखते हैं तो अपेक्षा यह होती है कि उस कार्यालय में हिंदी के माध्यम से कार्य हो, ठीक है। जो भी कार्यालय है, जो भी कामकाज की जगह है, वहाँ अगर हिंदी का ज्ञान लोग पर्याप्त तौर से रखते हैं तो ये अपेक्षा उनसे की जाती है कि उस कार्यालय में हिंदी में काम किया जाए। इसी प्रकार से जिस कार्यालय में 80% से अधिक कर्मचारी कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लें तो उस कार्यालय में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे जो कार्यालय हैं जहाँ पे 80% से ज़्यादा लोग कार्य साधक ज्ञान रखते हैं तो ये बात किसमें की जाएगी? ये बात कार्यालय को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। उन्हें राजपत्र में ये बात बतानी होगी, अधिसूचना देनी होगी। कार्य साधक ज्ञान का आशय यह है कि सिर्फ वह व्यक्ति हिंदी में प्रस्तुत किसी कागज पत्र का अनुवाद नहीं मांग सकता, ठीक है। कार्य साधक का मतलब क्या है? कार्य साधक ज्ञान का मतलब सिर्फ इतना है कि वह जो व्यक्ति है जिसे हिंदी में कोई पत्र मिला है या कुछ भी, तो उसे कोई अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, वो अनुवाद की बात नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो कि कागज या पत्र का अनुवाद नहीं मांगेगा। इस तरह अनुवाद की अनिवार्यता कम होगी, ठीक है। इस तरह अनुवाद करने की अनिवार्यता भी कम हो जाएगी और हिंदी में सक्षम व्यक्तियों को काम करने की सुविधा मिलेगी। कार्य साधक ज्ञान दक्षता नहीं सूचित करता है, ठीक है। इसलिए दस्तावेज विधि से संबंधित हो या अधिक तकनीकी हो तो व्यक्ति अनुवाद मांग सकता है, ठीक है। कार्य साधक जो ज्ञान है वो दक्षता की बात नहीं करता है, ठीक है। इसलिए अगर कोई ऐसा दस्तावेज है जो कि तकनीकी है, ठीक है, या कोई विधि है कानून से रिलेटेड है तो वो उसका अनुवाद मांग भी सकता है। यह प्रवीणता घोषित करने का आशय यह है कि जिस कार्यालय में प्रवीणता प्राप्त व्यक्ति हो उनसे प्रशासन यह मांग कर सकता है कि वो टिप्पणी, प्रारूप, लेखन आदि शासकीय प्रयोजनों के लिए सिर्फ हिंदी का प्रयोग करें, ठीक है। इस तरह कार्यसाधक ज्ञान और प्रवीणता को व्यक्तियों के काम से जोड़ा गया है, जिससे जानकर लोग हिंदी के माध्यम से यथासंभव काम कर सकें, ठीक है। आपको हिंदी का ज्ञान होगा तो आप हिंदी में यथासंभव कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। यह व्यवस्था नियम 8 में है। ये व्यवस्था किसमें दी गई है? ये व्यवस्था नियम 8 में है। नियम 8 के कर्मचारियों को यह भी सुविधा दी गई है कि वे फाइलों पर हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में काम करें या उनसे उनका अनुवाद देने को नहीं कहा जाएगा, ठीक है। ये भी सुविधा कर्मचारी नियम 8 कहता है कि कर्मचारियों को ऐसी सुविधा है कि वो अपनी फाइलों पर हिंदी या अंग्रेजी किसी पर भी काम करें, उनसे अनुवाद की बात नहीं की जाएगी, उनसे अनुवाद नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। अनुवाद की व्यवस्था सरकार स्वयं करेगी, ठीक है। अनुवाद की व्यवस्था कौन करेगा? अनुवाद की व्यवस्था जो है वो सरकार स्वयं करेगी, व्यक्तियों से नहीं मांगा जाएगा। और व्यक्ति अपने कार्य में भाषा के कारण प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ इसलिए लोगों को प्रभावित नहीं होना पड़ेगा कि वो किसी भाषा का ज्ञान नहीं जानते हैं, ठीक है। 1976 के ये आदेश काम करने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भाषा के व्यापक प्रयोग की व्यवस्था देते हैं, ठीक है।
1976 के जितने भी आदेश हैं वो सभी ये बताते हैं कि लोग ठीक प्रकार से कामकाज कर सकें और भाषा की वजह से उन्हें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, नियम 8, 9 और 10 के ये तीनों नियम आप याद रखेंगे, इनमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, नियम 8, 9 और 10 की कई व्यवस्था के संदर्भ में, जिसमें जो भी व्यवस्था की गई है उनकी व्यवस्था के संदर्भ में कर्मचारी अपनी क्षमता की भाषा में काम करने को स्वतंत्र हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है, इन तीनों में नियमों में कहा गया है जो भी कर्मचारी हैं वो अपनी क्षमता की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं कामकाज में। ठीक है, फिर भी कार्यालयों का यह दायित्व होगा कि हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही दिया जाए। ठीक है, फिर भी ये कहा गया है जो कार्यालय हैं जो वहाँ पर जो हिंदी में अगर कोई पत्र आया है तो उनका जवाब भी वो हिंदी में ही दें, यह व्यवस्था कार्यालय करेगा। नियम 7 पुनः व्यक्ति की भाषिक स्वतंत्रता का संकेत करता है। ठीक है, नियम जो 7 है ये भी व्यक्तियों की भाषिक स्वतंत्रता को बताता है। कोई भी कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है। ठीक है, ये पॉइंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी कर्मचारी है, जो नियम 7 है ये भी व्यक्तियों की भाषिक स्वतंत्रता को बताते हैं कि अगर कोई कर्मचारी आवेदन या अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी दोनों में करने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्ति सेवा संबंधी विषयों अर्थात उसकी अपनी कार्य से संबंधित मामलों की जानकारी हिंदी या अंग्रेजी में चाहे तो बिना विलंब से उसे उसकी मांग के अनुसार और लिखित भाषा में यह विषय तुरंत प्राप्त कराए जाने चाहिए। ठीक है, अगर कोई चाहता है कि उन्हें हिंदी या फिर अंग्रेजी में कोई चाहता है तो उन्हें वो जानकारी तुरंत दी जानी चाहिए, उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नियम 5 के संदर्भ में 7 का दूसरा जो पार्ट है में भी दोबारा उल्लेख मिलता है कि हिंदी में लिखे या हिंदी में हस्ताक्षरित पत्र का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये नियम 5 के संदर्भ में भी 7 का दूसरा पार्ट ये भी यही कहता है कि अगर कोई पत्र हिंदी में है और उसमें हस्ताक्षर भी अगर हिंदी में हुए हैं तो उसका उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। यह नियम 5, 7 और 8 में व्यक्तियों को भाषिक स्वतंत्रता भी देता है। ठीक है, ये नियम जो 5, 7 और 8 है ये भी व्यक्तियों को भाषिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराते हैं। साथ ही कार्यालय की यह बाध्यता भी है कि वह व्यक्तियों के अपने हित के संदर्भ में किन स्थितियों में किस भाषा में उत्तर दे। नियम 6 ऐसी ही एक और बाध्यता की चर्चा करता है। अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति हिंदी नहीं जानता या उसे अधिनियम 63 की उपधारा 3 का पार्ट 3 के अनुसार किसी दस्तावेज पर दस्तखत करने हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो हिंदी नहीं जानता है, ठीक है, अगर उसे हिंदी का ज्ञान नहीं है, अगर हिंदी वो नहीं जानता है और वो धारा 63 को भी नहीं जानता है, धारा 63 की उपधारा 3 के पार्ट 3 को भी नहीं जानता है, ठीक है, तो उसके अनुसार किसी दस्तावेज पर दस्तखत करने हैं। उस उपधारा ये स्पष्ट करती है, ये उपधारा ये बात स्पष्ट बताती है कि ऐसी कागज पत्र दुभाषी होने चाहिए। क्या कहते हैं ये धारा आपको बताती है कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो जो भी पत्र हैं वो कैसे होने चाहिए, दुभाषी होने चाहिए। व्यक्तियों को किसी भी भाषा में साइन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी में करें चाहे इंग्लिश में। ठीक है, इस तरह ऐसे दस्तावेजों पर दस्तखत करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि दस्तावेज दोनों भाषाओं में हों। ठीक है, तो जो भी दस्तावेज हैं उन्हें दोनों भाषाओं में देने की बात की गई है। व्यक्ति को भाषा में काम करने की स्वतंत्रता उपलब्ध है। ठीक है, जो काम करने व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति भाषा की उन्हें स्वतंत्रता है कि वो किसी भाषा में कार्य करें, लेकिन ये कार्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए कि वे अधिनियम के अनुसार अनुवाद की प्रक्रिया से कागज पत्र तैयार करने का पूर्ण
परिपालन करे। ठीक है, ये व्यवस्था किसको करनी है? ट्रांसलेशन अनुवाद की व्यवस्था कार्यालयों को करनी है। ठीक है, कार्यालयों को ऐसी व्यवस्था करनी है कि वो अनुवाद करके दूसरी भाषा में भी चीजें उपलब्ध कराएं। केंद्र सरकार के कार्यालयों तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार या राज्य सरकारों के बीच पत्र आदि की जो व्यवस्था होगी उसमें भी नियम का अनुपालन अपनी जगह होगा और पत्र आदि से संबंधित व्यक्तियों को ऊपर बताए अनुसार अपनी भाषा में काम करने की सुविधा भी प्राप्त होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो भी नियम है सरकार के वो अपनी जगह होंगे, उनका पालन अपनी जगह होगा, लेकिन लोगों को काम करने की स्वतंत्रता होगी। भाषा के आधार पे उन्हें कोई समस्या, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जहाँ पर अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी तो इसकी व्यवस्था सरकार स्वयं करेगी या कार्यालय जो है वो ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे जो कि अनुवाद कर सकें। अनुवाद की व्यवस्था जो है वो सरकार द्वारा की जाएगी। इस सुविधा के तहत हुए सरकार यह व्यवस्था करेगी कि नियमों के अनुसार पत्र आदि दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराने के संदर्भ में अनुवाद आदि की व्यवस्था। ठीक है, यहाँ देखो वही बताया गया है कि ये व्यवस्था जो है वो सरकार की होगी। जो भी दोनों भाषाओं में पत्र ने कैसे उपलब्ध कराने हैं ये व्यवस्था सरकार करेगी। ठीक है, पत्राचार आदि। ठीक है, अब अगर यहाँ पत्राचार की बात करते हैं तो पत्राचार आदि के लिए कुछ प्रमुख बिंदु यहाँ पे पत्राचार के बारे में कुछ बताया गया है। जैसे फर्स्ट है केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच, राज्य सरकारों के बीच या केंद्र सरकार और व्यक्तियों के बीच। ठीक है, कुछ भी व्यक्ति, ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो केवल हिंदी ही लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कि सिर्फ हिंदी जानते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो सिर्फ इंग्लिश ही जानते हों। ठीक है, ऐसी राज्य सरकारें हैं जो हिंदी भाषी हैं, जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया है। ठीक है, ऐसे राज्य सरकारें हो सकती हैं जो हिंदी भाषी नहीं है। ठीक है, लेकिन उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है और हिंदी में काम करने को तैयार हैं। इस प्रकार के भिन्न, कहने का मतलब यहाँ पे पूरा ये है कि कुछ सरकारें ऐसी हो सकती हैं, राज्य सरकारें जो सिर्फ हिंदी का उपयोग करती हूँ, कुछ ऐसी हो सकती हैं जो इंग्लिश का यूज करती हूँ, लेकिन उन्होंने भी अगर राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया है, हिंदी को अपनाने के लिए वो तैयार हैं, तो भाषिक स्थितियों में विभिन्न प्रकार के कार्यालयों और व्यक्तियों के बीच संपर्क और नियम के संदर्भ में देखने के लिए राजभाषा नियम 1976 में इसको सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, ये 1976 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ अनुवाद की बात की गई है बार बार। ठीक है, तो कोई इसमें बाधा नहीं आएगी। अगर आप कोई सरकार हिंदी जानती है या इंग्लिश में काम करना चाहती है तो जो भी अनुवाद की व्यवस्था वहाँ पे सरकारों द्वारा, कार्यालयों द्वारा भी कराई जाएगी। ठीक है, हिंदी का इंग्लिश में और इंग्लिश का हिंदी में। नियम 3 के अनुसार देश की 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नियम के अनुसार इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। का, खा और गा हम ऊपर पढ़ चुके हैं कई बार। का क्षेत्र में हिंदी भाषी प्रदेश आते हैं। ठीक है, का क्षेत्र में कौन से प्रदेश आते हैं? हिंदी भाषी आते हैं। खा क्षेत्र में वे राज्य आते हैं जिन्होंने हिंदी भाषी अधिक संख्या में है। ठीक है, ऐसे राज्य हैं जिनमें हिंदी बोलने वाले ज्यादा लोग हैं। ठीक है, जो राज्य में हिंदी में काम करने को तैयार हैं। ठीक है, गा क्षेत्र में वो लोग आते हैं जो पूर्वी और दक्षिणी राज्यों के संघ राज्य में है। ठीक है, गा में कौन से लोग आते हैं? जो कि देश के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों और संघ राज्य को सूचित करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग आते हैं। नियम 3 राज्य केंद्र सरकार के बीच पत्राचार की व्यवस्था करता है। ठीक है, नियम 3 क्या बताता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच ये पत्राचार की व्यवस्था को बताता है। इस व्यवस्था को इस नियम की मूल भावना से पहचाना जा सकता है। क्षेत्र में गा, जो क्षेत्र गा है, के राज्य के साथ संघ या दूसरे राज्य के पत्र आदि अंग्रेजी में होंगे। ठीक है, जो ये क्षेत्र गा है इसमें क्या होगा? संघ और दूसरे राज्यों के बीच जो पत्र आदि होंगे वो किसमें होंगे? वो अंग्रेजी में होंगे। खा क्षेत्र के राज्य के साथ पत्र या
तो हिंदी में होंगे या फिर द्विभाषा में होंगे। ठीक है, खा ये बताता है कि यहाँ के जो पत्र हैं वो या तो हिंदी में होंगे या द्विभाषा में होंगे। का क्षेत्र के राज्य और राज्य के कार्यालय या व्यक्तियों के साथ सामान्य रूप से पत्राचार हिंदी में होगा। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी में होगा। ठीक है, का क्षेत्र क्या कहता है कि राज्य और राज्य के दूसरे जो कार्यालय हैं या व्यक्ति, इनके साथ जो पत्राचार होगा हिंदी में होगा, और अंग्रेजी में पत्र जाए तो उसका हिंदी अनुवाद भी जाएगा। ठीक है, काम क्या होगा, काम तो हिंदी में होगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश में भेजते हैं तो उसका आपको साथ में हिंदी अनुवाद भी देना होगा। ठीक है, जहां तक व्यक्तियों का सवाल है, खास क्षेत्र के व्यक्तियों को हिंदी या अंग्रेजी में पत्र भेजा जा सकता है। खास क्षेत्र के जो व्यक्ति होंगे वो हिंदी अंग्रेजी किसी में भी उन्हें पत्र दिया जा सकता है। गा क्षेत्र के व्यक्तियों को अंग्रेजी में पत्र जाएगा, और गा क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनको पत्र किस में जाएगा, अंग्रेजी में जाएगा। का क्षेत्र के व्यक्ति को आमतौर पर हिंदी में, और अगर अंग्रेजी में पत्र भेजा जाएगा तो हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे खत्म होती है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक दो बार आप वीडियो को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन ये चैप्टर आपका यहाँ खत्म होता है। ठीक है, ये आपका 26 चैप्टर था। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।